let's start the chapter 1, crop production and management. So what we get in this chapter to learn, let's see. Crop production and management. First of all, what is the meaning of crop production and management? Let's see what is the meaning of crop production and management. So what is crop? Let me take my pen. Sorry. Yeah. So what is crop? What is the meaning of crop? Let's see. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is a crop. So, what is crop? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह के प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स को हम एक ही प्लेस में, एक बहुत बड़ा एरिया में एक ही टाइप का प्लांट्स लगाया, तो उसे कहते हैं क्रॉप। और उसके प्रोडक्शन को कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। सिंपली बेसिक चीज़ क्लास 1 का बच्चा भी समझ लेगा। तो अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। वैसे भी मैं जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया ना, तो फिर आपको और कुछ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? क्रॉप का मीनिंग मिल गया, क्रॉप क्या होता है। अब देखते हैं let's see. In India, crops can be broadly categorized into two types. ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ता है। बेस्ड ऑन सीजन्स। सो इंडिया में क्रॉप्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। एक है रवि और एक है खरीफ। तो हम सबको पता है कि रवि क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है। फिर भी देख लीजिए यहाँ पे, रवि क्रॉप होता है जो विंटर में लगाया जाता है, रवि क्रॉप्स। और जो स्प्रिंग में या फिर कह सकते हैं समर के टाइम में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, वो होता है रवि क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? खरीफ क्रॉप होता है उसका उल्टा। ये हमेशा याद रखना। खरीफ क्रॉप्स होता है जो समर में सोन किया जाता है, मतलब समर में लगाया जाता है और प्लांट किया जाता है, कुछ भी कह लो, और विंटर में उसका हार्वेस्ट हो जाता है, उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो अब आपको समझ में आ गया रवि क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। अब देखते हैं sowing of seeds at appropriate depths. Sowing of seeds at appropriate depths and distances gives good yield. तो हमें यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गया कि एक सीड को जब हम प्लांट करते हैं तब उसे एक अच्छा सा, मतलब एक एप्रोप्रिएट, मतलब एक परफेक्ट डेप्थ और डिस्टेंस दे के ही उसे लगाते हैं, तभी वो फसल अच्छा होता है। नाउ गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्थी सीड्स। तो हमें क्या पता चला? जब किसान मतलब फार्मर जब प्लांट करते हैं उसके सीड्स, तब वो पहले उसे टेस्ट करते हैं। जो हेल्दी सीड्स होगा, मतलब हेल्दी क्या, मतलब जो अच्छा सीड्स होगा वही वो प्लांट करता है। क्योंकि अच्छा सीड बिठाएगा तभी तो एक अच्छा पौधा होगा, उससे उसका प्रॉफिट होगा। अगर एक मरा हुआ प्लांट बिठाएगा तो उससे क्या मिलेगा? वो तो कुछ दिन बाद मर ही जाएगा। तो उसका जो भी उसका मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएगा, कह सकते हैं। तो सोइंग इज़ डन बाय सीड ड्रिल्स। तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर मिल गया होगा। जो सीड ड्रिल्स क्या है? सीड ड्रिल्स क्या है? एक मशीन है, कह सकते हैं एक डिवाइस है। आपको पिक्चर में मिल रहा होगा शायद, और मिल गया, जो दिखा रहा है कि मतलब फार्मर जो यूज़ करते सीड्स बिठाते हैं। पहले तो मिट्टी का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद सीड्स बिठाते हैं, उसके बाद प्लांट्स उगता है। ये एक मशीन है जिससे सीड्स बिठाया जाता है, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सॉयल नीड्स replenishment and enrichment
though the use of organic manure and fertilizers, तो सॉइल को हमेशा एक अच्छा सा मतलब फ्रेश लेवल देना पड़ता है, मतलब उसका जो भी क्या कह सकते हैं, दैट इज़ टू रिस्टोर ऑफ ए स्टॉक और सिंपली टू ए फॉर्मर लेवल और कंडीशन, मतलब फिर से भरना, उसको फिर से रिप्लेनिशमेंट करना कह सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैनर से या फिर फर्टिलाइज़र से। ऑर्गेनिक मैनर तो आपको पता ही होगा। ऑर्गेनिक मैनर होता है जो मतलब फ्री फ्रॉम केमिकल्स, विदाउट केमिकल्स होते हैं, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स वेस्ट होते हैं, वो जिससे बनता है ना एनिमल्स और प्लांट्स वेस्ट से, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक मैनर। और फर्टिलाइजर्स तो पता ही है आपको, केमिकल सब्सटेंस है ही। नाउ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडियसली विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज़। तो जैसे जैसे नए नए डिफरेंट वेराइटीज़ के क्रॉप्स आने लगे, तो उसी के हिसाब से बहुत मतलब फर्टिलाइज़र्स के यूज़ होना बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमें यहाँ पे पता चलेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो पहला नंबर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट फार्मर क्या करते हैं, सॉइल को मतलब खोदता है, खोद के उसे प्रिपेयर करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं, चलिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, काम है। इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। क्या करते हैं इसमें, सॉइल को क्या करते हैं, खोद के उसे नरम कर देता है, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं उसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस जो भी है, वो मिट्टी में जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो उनके लिए हेल्पफुल होगा। और प्लांट्स जब ग्रो करेंगे ना, प्लांट्स जब बिठा के ग्रो करेंगे, तब उन्हें अच्छा हेल्दी, वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगा और उसे अच्छा ग्रोथ मिलेगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉगिंग। सो आपको यहाँ पे मिल गया होगा एक पिक्चर जो टिलिंग और फ्लॉगिंग का दिया रखा है। ये जो एक प्रोसेस है, मतलब मिट्टी को लूज करना। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। नाउ देखते हैं सेकंड देखिए, सोइंग। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, सोइंग ऑफ सीड्स एट एप्रोप्रिएट डेप्थ्स एंड डिस्टेंसेस गिव्स गुड यील्ड। मतलब क्या, सीड्स जो बीज होते हैं उन्हें जो पूछते हैं ना लोग, मतलब लोग क्या, फार्मर्स, तो उन्हें क्या करते हैं, एक एप्रोप्रिएट डेप्थ, सोच लो कि मिट्टी का लेवल है, ये मिट्टी का लेवल है, सो यहाँ पे सीड्स बिठा दिया, मतलब एक एप्रोप्रिएट डेप्थ होना चाहिए। सोच लो यहाँ तक अच्छा डेप्थ है, और एक डिस्टेंस भी होना चाहिए। एक प्लांट्स अगर ऐसे एक साथ उग जाएंगे तो ये मर जाएंगे, उसके लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, एक डिस्टेंस, परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, सोच लो कि ये प्लांट है, एक परफेक्ट डिस्टेंस, इनके बीच में एक परफेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो ये प्लांट्स मर जाएंगे। Now, good variety of seeds is sown. Good variety of seeds is sown after selection of healthy seeds. मैंने पहले ही बताया था कि अच्छे वैरायटी की सीड्स को ही वो चूज़ करने के बाद, हेल्दी सीड्स को ही वो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे शोइंग इज़ डन बाय सीड ड्रिलर्स। सो आपको यहाँ पे एक पिक्चर मिल गया होगा, सीड ड्रिलर्स क्या है। तो सीड ड्रिलर्स एक मशीन है जिससे उन सीड को ज़मीन पे गाड़ा जाता है। नाउ चलिए देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन देखिए। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, थर्ड वाले ऑप्शन में है
थर्ड वाला ऑप्शन, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो प्लांट्स जिंदा किस कैसे रहेंगे। हम जैसे इंसान है, हम इंसान है ना, हम इंसान खुश रहते खाना खा के, खाना खा के हम खाना खाते हैं, तो प्लांट्स को भी तो खाना खा के ही जिंदा रहेंगे ना प्लांट्स लोग भी। तो उसके लिए एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नंबर 3, ठीक है, इसे मार्क कर देता हूँ। तो सॉइल नीड्स रिप्लेसमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. So, the use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. So, जैसे जैसे नए नए क्रॉप के varieties आते गए, इंट्रोड्यूस होते गए, तो उसी के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ होना बहुत इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि ऑर्गेनिक मैनर जो है उसका फ़ायदा बहुत कम है। जो ह्यूमन वेस्ट और एनिमल्स वेस्ट है, व्हाट वी से ह्यूमन वेस्ट, व्हाट एवर, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स के यूज़ होते जो फैक्ट्री में जो फैक्ट्री में बनते हैं ना केमिकल फर्टिलाइज़र्स, उसका यूज़ करते हैं। अब फर्टिलाइज़र्स, चलिए फर्टिलाइज़र्स देखते क्या है। फर्टिलाइज़र्स जो हमने यहाँ पे बात किया ना कि दे यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। फर्टिलाइज़र्स, चलिए स्टार्ट करते क्या है फर्टिलाइज़र्स। द inorganic compounds containing nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. So जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते, इनऑर्गेनिक बोले तो जो मतलब बनाए जाते हैं, नॉट नेचुरल, मेड इन फैक्ट्रीज और व्हाट एवर, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, जो ये लोग न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, एंड दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। जो मैंने बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यूरिया है, एमोनिया है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, एक्सेट्रा। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा अगर ये नोट कर लेंगे ना, ये सब कुछ मतलब यहाँ से बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैनर, फर्टिलाइज़र के साथ हमने मैनर भी तो पढ़ा था। तो ए नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फॉर ए नेचुरल सब्सटेंस, मैनर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, और फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र एक सब्सटेंस है जो फैक्ट्री में मेड होता है, विच आर मेड इन फैक्ट्री, एंड मैनर विच इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। तो ये प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके इस नेचुरल सब्सटेंस को बनाया जाता है, जिसे कहते हैं मैनर, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देख लो, क्या है, प्लांट और एनिमल वेस्ट, काउ डंग, एनिमल बोन्स, डेड लीव्स, डेड इंसेक्ट्स, वेजिटेबल वेस्ट, बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय हुज एक्शन, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जो मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। तो अब अगला 4th स्टेप, इरिगेशन। तो आपको यहाँ पे पिक्चर मिल गया होगा। सो पिक्चर से पहले इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब एक फिक्स्ड टाइम पे, और कह सकते हैं टाइम पीरियड और टाइम इंटरवल में जो अप्रोप्रिएट मतलब परफेक्ट टाइम इंटरवल में जो क्रॉप्स को
वाटर सप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। अब देखिए मेथड ऑफ इरिगेशन, आपको पिक्चर मिल गया होगा कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में पहला है मॉट, सेकंड चेन पंप, देन ढेकी, देन राहट, एंड बी, नंबर बी, दैट इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम एंड मैनी मोर एक्सेट्रा। तो अब देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है फार्मर के लिए, ठीक है ना। फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। फिफ्थ स्टेप देखिए, वीड्स involves removal of unwanted, it is weeding in involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds। तो जो प्लांट्स अनकल्टिवेटेड होते हैं, मतलब जो जिसे ऐसे ही नेचुरली उग गया, जो प्लांट्स नेचुरली उग जाते हैं उन्हें कहते हैं वीड्स, विच आर अनकल्टिवेटेड प्लांट्स, उसे कहते हैं वीड्स। और जो ह्यूमन लगाते उसे ह्यूमन प्रोटेक्ट करना चाहते वीड्स से, क्योंकि जो भी प्लांट्स ह्यूमन लगाते हैं वो ह्यूमन से लगाया जाता है ना। तो एक नेचुरली उगने वाला पौधा वहाँ पे अगर उगेगा तो उसका भी जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से मिलेगा उसका जो न्यूट्रिएंट्स, मतलब कह सकते हैं कि प्लांट्स का खाना, तो वो विड, जो विड है वो इंसान ने जो प्लांट लगाया उसका खाना छीन सकता है। इसीलिए इंसान क्या करते, उन वीड्स को हटा देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ इम्पॉर्टेंट स्टेप। देन सिक्स्थ, चलिए सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ स्टेप है हार्वेस्टिंग। अब फार्मर ने, मतलब कह सकते हैं कि फार्मर ने जब बीज पूदा, प्लांट लगाया, प्लांट उगा, फिर प्लांट में खाना भी आ गया। खाना आने के बाद जब वो पक जाएगा तब उसे जो फार्मर होते हैं वो काट के अपने घर ले जाएंगे, नहीं तो ये लगाया किस लिए भाई। सो हार्वेस्टिंग क्या है देखते हैं चलो। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, जो मैच्योर पक गए हैं उस क्रॉप को वो काट लेते, दैट इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। सो जो यहाँ पे आपको पिक्चर मिलेगा, देखिए यहाँ पे पिक्चर मिला ना, तो यहाँ पे देखिए कि जो मशीन से पौधे को काटे जा रहे हैं जो पक गए हैं, दैट इज़ द मैच्योर्ड क्रॉप्स, इन्हें काट रहे हैं मशीन से, इंसान भी काट रहे, उस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। मैं आपको पिक्चर दिखा के इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझने में इजी हो और आसानी हो, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो है कि स्टोरेज, ठीक है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई। तो स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो पेस्ट क्या होता है, ज़रूर क्वेश्चन आया मन में ना कि पेस्ट होता क्या है, ये चीज़ है क्या। तो देखिए पेस्ट का मीनिंग। सो पेस्ट क्या होता है, पेस्ट ए डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और अदर एनिमल्स दैट अटैक्स क्रॉप्स, फूड्स एक्सेट्रा। मतलब कह सकते हैं पेस्ट क्या है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स बोलो, एनिमल्स बोलो, जो इंसान के द्वारा लगाए जाने वाले पौधों को ख़राब कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन्हें कहते हैं पेस्ट। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपको पता ही है। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स harvested food grains normally contain more moisture than required for storage। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स जो होते हैं, हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स, ठीक है, वो मॉइस्चराइज होते हैं। मॉइस्चराइज पता है ना, मॉइस्चर क्या है, वेट, पता है वेट, दैट इज गीलापन,
उनमें कुछ गीलापन सा भाव होता है. Now, large scale of storage of grains is done in soils and granaries to protect them from pests like rat and insects. So, जब भी large amount में जब भी large amount में grains स्टोर करते हैं, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? silos and granaries to protect them from pests like means the insects or animals that destroy pests like जैसे कि rats and insects etc. So farmer क्या करते हैं? farmer कुछ कुछ ऐसे भी है जो farmer stores grains in jute bags और metallic beans, जो metallic beans में भी रखते हैं. उसके बाद कहाँ पे स्टोर करते हैं? जूट बैग्स में भी स्टोर करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. फूड सिर्फ प्लांट से ही नहीं मिलता, एनिमल से भी मिलता है भाई. फूड एनिमल से भी मिलता है. एक एनिमल है मान लो भाई, एक एनिमल है. ठीक है, फूड सिर्फ प्लांट से ही नहीं मिलता, एनिमल से भी मिलता है. जिसे इंसान पालते हैं ना, एनिमल से भी फूड मिलता है. सो दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंडरी, जिससे एनिमल से फूड हमें प्राप्त होता है. दैट इज वी ऑब्टेन food from animals also. That is the process what we called animal husbandry.